हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो है वो करा रहे हैं अपना व्याकरण का पोर्शन। तो कोर्स ए और बी दोनों के ही व्याकरण के मैं यहाँ पर टॉपिक्स कवर अप कर रही हूँ। तो ए के लगभग मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब मैं आज से शुरू करा रही हूँ कोर्स बी के व्याकरण के टॉपिक। तो कोर्स बी का जो व्याकरण का टॉपिक है, कुछ तो आपके ए से मिलते जुलते हैं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय हो गया, अर्थ की दृष्टि से ए वाक्य के भेद हो गए। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जो कोर्स बी में इंक्लूडेड हैं, जैसे स्वर संधि है, विराम चिन्ह है, शब्द और पद हैं, अनुस्वार अनुनासिक है। तो ये जो बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इन्हें अब हम कवर कराएंगे। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्लास 9th के कोर्स बी का टॉपिक है आपका शब्द और पद। शब्द और पद बहुत ही जब हम व्याकरण शुरू करते हैं तो वो बेसिक की नॉलेज होती है जो हमको दी जाती है। तो आज हम जो करेंगे वो शब्द और पद दोनों है, लेकिन अब चूंकि ये दो टॉपिक्स निकल कर आ रहे हैं तो इसीलिए मैंने इनको क्या किया, मैंने अलग अलग इनको दो पार्ट्स में कर दिया ताकि आपको डिटेल में हम पूरी चीज़ें समझा सकें, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। एक्सरसाइज तो हम आगे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब पैटर्न्स चेंज हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें आएंगी जिसमें आपके एमसीक्यूज भी रहेंगे, आपके लघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, तो बहुत तरह के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को क्लियर अप करना है। तो पूरी तरीके से अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो इसे हमने दो टॉप पार्ट में डिवाइड किया। तो आज हम जो इसकी संपूर्ण व्याख्या का पार्ट 1 करेंगे उसमें हम शब्द देखेंगे, शब्द क्या होते हैं और इनके वर्गीकरण। वैसे तो वर्गीकरण बहुत तरीके से पढ़ते आए, आप लोगों ने पढ़े भी हैं, एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है, विलोम है, ये सभी हमारे शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे तो आपको सब कुछ इस बारे में पता है, लेकिन एक बार अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो हमको रिकॉल हो जाता है कि शब्द क्या हैं और किस तरीके से इनको हम जानेंगे। फिर जब हम इसका पार्ट 2 करेंगे तब हम देखेंगे इसमें पदों का वर्ग, पद क्या होते हैं और पद कितने प्रकार के होते हैं, सभी कुछ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द को करना। तो शब्द के आज के टॉपिक में जिसे हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे शब्द करेंगे और शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये दो चीजें हमें आज के टॉपिक में पढ़नी है। सबसे पहले आ रहा है शब्द। शब्द क्या होते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे माँ प्लस ओ प्लस ह प्लस अ न प्लस आ मोहन। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं माँ के साथ ओ की मात्रा लगाई तो मोहन। आप सभी ने जो वर्ण विच्छेद है वो पढ़ा हुआ है। तो वही वर्ण विच्छेद क्या करता है, वो एक एक शब्दों को लेकर वर्णों को का निर्माण करता है। तो आप देख रहे हैं माँ, हमेशा व्यंजन जो व्यंजन होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, स्वर रहित होते हैं, इसीलिए उनके नीचे हलंत लगता है। लेकिन अगर हम हलंत ना लगाएं तो इसका मतलब उसके साथ स्वर लगा हुआ है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो माँ के नीचे हलंत है तो स्वर हमने कौन सा जोड़ा, ओ, तो क्या हो गया, मो। ठीक है, उसके साथ क्या हो गया, मो हो गया। फिर हा देखिए स्वर रहित है, फिर उसमें हमने स्वर जोड़ा आ, व्यंजन के साथ हमने आ जोड़ा तो क्या हो गया, हा, तो फिर ये हमारा हा बन गया। उसी तरह ना के साथ आ जोड़ा तो क्या बन गया, ना, तो क्या बन गया, मोहन। तो आप सभी को पता है कि जब हम वर्णों को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं ताकि उनका कुछ अर्थ निकले तो ही वे शब्द बनते हैं। अब जैसे बा प्लस आ, जा प्लस आ, फिर रा प्लस आ, तो क्या होगा, बा में आ की मात्रा हुई, बा जा र, क्या हुआ, बाजार। फिर ना प्लस ई, नी, र प्लस अ, र, जा प्लस आ, तो क्या हो गया, नीरजा। ख प्लस ई, र प्लस आ, तो क्या हो गया, खीर। यहाँ मोहन, बाजार, नीरजा तथा खीर एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। तो शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द हमेशा ध्यान रखना, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को, यानी कि उनका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी रख दिया तो वो आपका शब्द हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक उसको हम सही क्रम में नहीं निकले रखेंगे और उनका सही अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो शब्द नहीं बनते हैं, और इसी से इसकी परिभाषा भी बनती है। इस प्रकार कहा जा सकता है, शब्द क्या है, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। तो समझ में आया, वर्ण समूह होते हैं या अक्षर समूह होते हैं, हमेशा एक वर्ण से नहीं बन जाएगा वो। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तो ध्यान रखिए,
वर्णों का स्वतंत्र, यानी कि जैसे अब देखो मैं यहाँ पर आपको छोटी सी बात क्लियर करती हूँ, वैसे जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पद पढ़ेंगे तो ये चीज आपको क्लियर होगी। जैसे रमेश है, शतरंज है, राधा है, पुस्तक है, मेज है, ये अभी तक स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि इनको किसी भी वाक्य में नहीं रखा गया है। अगर हम इसे किसी वाक्य में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पद बन जाएंगे, क्योंकि अभी ये स्वतंत्र है, इनका इस्तेमाल किसी के साथ नहीं हो रहा, इसलिए ये आपके शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत या उत्पत्ति, रचना, अर्थ या व्याकरण प्राकार्य के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। अब शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? इनका स्रोत कहाँ है, इनको कहाँ से लिया जा रहा है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनकी रचना कैसे हुई, इनका अर्थ कैसे हो रहा है, इनका व्याकरीकरण कैसे किया जा रहा है। इसी आधार पर, इन्हीं सब चीजों को आधार बनाकर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कोई शब्द कहाँ से आ रहा है उसके आधार पर सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, तद्भव, और उसके बाद है देशज और विदेशज। ठीक है, अब देखिए क्या है तत्सम। वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपने तत्सम और तद्भव पढ़े हुए हैं। तो यानी कि संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, मगर उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, वो जस के तस इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, मात्र, पितृ, सूर्य, सत्य, छात्र, निपुण, पत्र, वायु आदि, ये सभी संस्कृत शब्द है। संस्कृत में भी इसी रूप में इस्तेमाल होते हैं और हम इन्हें जो है हिंदी में भी इसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता। फिर आते हैं तद्भव शब्द। वे संस्कृत शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये शब्द भी संस्कृत से आ रहे हैं लेकिन इनमें हमने तब्दीली कर दी। ठीक है, जो हम संस्कृत से ही ले रहे हैं लेकिन हम क्या करते हैं, हम तब्दीली। आप सभी को पता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है, संस्कृत हमारी मूल भाषा है और उसी से हमारी हिंदी का जन्म हुआ है। तो अब इनमें जाहिर सी बात है कुछ शब्द तो संस्कृत के आ गए और कुछ में हमने बदलाव कर दिया। तो जो बदलाव किए गए वो हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। जैसे आग, अग्नि का क्या बन गया, आग, मात्र का बन गया माता, पितृ का बन गया पिता, सूर्य का बन गया सूरज, आपका आंख है, आंसू है, भाई है, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे क्योंकि इनमें बदलाव किया। जैसे भाई है, भात्र है, आंसू संस्कृत में अश्रु बोलते हैं, आंख अक्षी बोला जाता है या नयन बोला जाता है। तो ये सभी के संस्कृत के, अब इनको जब हिंदी में लिया गया तो क्या हुआ, इनमें तब्दीली कर दी गई। अब आते हैं देशज शब्द। जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं और संस्कृत या किसी अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में प्रचलित अन्य बोलियों से लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। हमारे देश में आप सभी लोग जानते हैं कि 22 भाषाओं को वैसे तो मान्यता प्राप्त है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है, 22 जो बोलियां हैं उनको मान्यता दी गई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बोलियां हैं। तो हमारी जो हिंदी शब्दावली हुई हिंदी भाषा में, ऐसे बहुत सी बोलियों के प्रचलित शब्द हैं जिन्हें ग्रहण किया गया है, वो होते हैं देशज। जैसे हैं जूता, लड़का, डिबिया, खिड़की, खड़ाऊ, झाड़ू, झुग्गी, घोंसला, आंख फोड़, घुड़कियाँ, फटकार, ये सभी क्या है, किसी न किसी बोली में किसी न किसी रूप में बोले जाते हैं और इन्हें हमने हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया है। फिर आते हैं विदेशी शब्द, विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा, अब जिन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं, याद आया ना, वही आगत यानी कि विदेशज। अब हमारे देश पर जो है क्या कहते हैं, अरबी लोग भी आए, फारसी आए, अंग्रेजी आए, इन फ्रांसीसी आए। तो जब ये लोग आके यहाँ पर बसे, कुछ समय के लिए रहे, तो इनकी भाषाओं के बहुत से प्रचलित शब्द थे जो हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए। ठीक है, यही सब क्या कहलाए, विदेशी शब्द। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी से हिंदी में लिए गए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मशीन, स्कूल, पेंट, चश्मा, टाइम टेबल, स्पेशल, लाश, हाशिया, जमात, हर्फ, स्कीम, ये सभी क्या हैं, ये दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जिसे हिंदी में लिया गया। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 तरीके के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है,
अब आते हैं हम रचना के आधार पर। जब हम रचना या बनावट के आधार पर, ध्यान रखना, जब हम बनाते हैं तो इनके आधार पर कितने तरीके के, रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 तरह के शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा देखने जा रहे हैं, रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो तथा जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब जैसे हम इनको, कोई भी शब्द है, अब उनको हम तोड़ दें, अब तोड़ने पर वो जाहिर सी बात है 2 या 3 खंडों में विभक्त हो जाएगा। अब हम उनका अगर अर्थ निकालना शुरू करें तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल है, अब कल को अगर हम खंडित करें तो का और ला, इनका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरह कपड़ा है, आदमी है, आद अलग कर दें और मी अलग कर दें, या आ अलग कर दें, दमी अलग कर दें, तो कोई अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे शब्द जो खंडित करने पर अपने अर्थ को खो देते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। घर, घास, पुस्तक, घोड़ा, हाथ, पैर, रोटी आदि। कल शब्द के खंड कर देने पर का और का अर्थहीन हो जाते हैं। तो समझ में आया, ऐसे शब्द जिनको हम खंडित कर दें। अब नेक्स्ट आते हैं यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हों, जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनको अगर हम तोड़ने के बाद ये 2 या 3 खंडों में जब विभक्त हो जाएंगे तो इनके अपने अर्थ होंगे। ठीक है, अभी रूढ़ में जब हम अलग कर रहे थे तो उसका अपना कोई अर्थ नहीं हो रहा था, लेकिन यौगिक शब्द में जब हम इनको तोड़ेंगे तो इनका अपना अर्थ होगा। तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर कैसे दे रहे हैं, जैसे देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति। उसी तरह विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो आपने देखा ना यहाँ पर कि किस तरीके से जब हम इनको खंडित करते हैं तो देश भक्ति दे, है ना, देश अलग है, देश मतलब हमारी कंट्री, भक्ति पेट्रोटिक, उसी तरह विद्या और आलय यानी कि रहने के लिए जगह। तो ये सभी क्या है, देशभक्ति शब्द में देश और भक्ति शब्दों के योग से बनता है। देश अर्थात किसी राज्य की सीमा तथा भक्ति अर्थात आराधना या उपासना। तो इन दोनों ही शब्दों के अपने अपने अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं योग रूढ़ शब्द पर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें रूढ़ या यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं होती है। रूढ़ जिनके खंडित करने पर अर्थ नहीं निकले, यौगिक जिनके खंडित करने पर अलग अलग अर्थ निकले। इससे तात्पर्य यह है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड टुकड़े किए जा सकते हैं और रूढ़ शब्दों के समान इनका एक विशेष अर्थ होगा। ठीक है, जैसे देखिए हिमालय, हिम के लिए आलय, पीतांबर, पीला है जो अंबर, नीलकंठ, पंकज, जलद, चतुर्भुज, दशरथ, दशानन आदि। तो पंक प्लस जा, पंकज मतलब अर्थात कीचड़ में उत्पन्न, पंक मतलब कीचड़ और जा मतलब क्या हो गया, उपजा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इन दोनों का अलग अलग अगर हम जा को खाली अर्थ निकाले तो हमें समझ में नहीं आएगा ना। पंक का अर्थ तो निकल रहा है लेकिन जा का नहीं निकल रहा है, तो यानी कि एक का निकलेगा एक का अर्थ नहीं निकलेगा। तो वो हमारे क्या कहला देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उत्पन्न, परंतु इसमें केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, अब पंकज में हम यहाँ पर इसका मतलब ये थोड़ी लेंगे कि जो कमल में उत्पन्न हुआ, तो कमल में तो जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ, कीचड़ में तो कीड़े भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसका अर्थ हम ये थोड़ी ना लेंगे कि पंकज का अर्थ तो क्या हो रहा, पंक मतलब कीचड़, जा मतलब उपजा। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ हम क्या लेते हैं, कमल। क्योंकि अगर हम ये कहें कि पंकज तो होगा कि कीड़े भी उत्पन्न होते हैं, तो क्या कीड़े भी पंकज कहलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें अर्थ सिर्फ एक निकल रहा है। अब जैसे यह हिमालय लो तो क्या बोलेंगे, हिम के लिए आलय। हिमालय को अगर आप खंडित करोगे तो क्या होगा, हिम के लिए, अर्थात हिम जहां पर रहता हो। वैसे तो सिर्फ हिमालय में तो क्या कहते हैं, हिम नहीं रहती, और भी पर्वत श्रृंखलाओं में हिम रहती है, लेकिन हिमालय तो हम सिर्फ एक के लिए ही इंगित करते हैं। समझ में आया ना, वही चीज है। अब आ जाते हैं हम अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्या होगा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं, रचना के हमने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर हमने 3 पढ़े, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम आ जाते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद।
एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विलोम। तो समझ में आया ना कि कितने तरह के होते हैं आपके। एकार्थी क्या होता है? शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में लिया जा सकता है उन्हें एकार्थी कहते हैं, यानी जिसका सिर्फ एक अर्थ निकलेगा वो क्या होते हैं? एकार्थी। जैसे घर, रात, पुस्तक, गंगा, दिल्ली, राम, पटना। तो इन सबसे हमें कि अगर हमने घर बोलेंगे तो यानी कि घर हुआ, इसके अलावा तो कोई और निकलेगा नहीं, निकलेगा कुछ नहीं लेगा। पुस्तक मतलब किताब, पुस्तक से कोई और अर्थ निकल ही नहीं रहा। तो जहां जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द। नेक्स्ट आ जाते हैं अनेकार्थी। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जा सकता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार मतलब क्या होता है? गले का हार या पराजय। अब हार से दो अर्थ निकले, ठीक है। उसी तरह कनक, कनक का मतलब क्या होता है? सोना या धतूरा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट आते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि एक ही शब्द लो, उसके ढेर सारे नाम ले लो, लेकिन मतलब एक ही निकलेगा। मतलब क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा। जैसे हम रात को बोलें, निशा बोलेंगे या रात बोलें, मतलब तो रात से, नाइट से ही है ना, अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन उसके लिए हम शब्द कई सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते जैसे यहाँ पर है अंधेरा, अंधकार, तिमिर और तम। अब ये जो तीन अर्थ लिए गए हैं, तीन जो शब्द लिए गए हैं, इनका अर्थ तो एक ही है, अंधेरे से ही अर्थ है। उसी तरह राजा, नृप बोलिए, नरेश बोलिए, महिप बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो राजा नरेश इसी से मतलब है। फिर है फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, कुछ भी बोलिए, मतलब तो एक ही है, फूल से ही आ रहा है, फ्लावर से ही आ रहा है, ठीक है ना। जहां पर शब्द एक ही हो लेकिन उसके मतलब कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाए मगर अर्थ एक हो। अनेकार्थी आपका क्या कहलाता है? जहां एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो। समानार्थी यानी एक कई सारे शब्द हो मगर अर्थ एक हो, ठीक। अब आ जाते हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्द पे। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो विपरीतार्थक शब्द किन्हें कहा जाता है। अनुराग, विराग, अपना, पराया, ज्ञान, अज्ञान, अपमान, सम्मान, पाप, पुण्य, सच, झूठ, दिन, रात। यानी कि जो चीज हम बोले, जैसे माता पिता, आना जाना, किसी भी चीज को हम अपोजिट में बोल दें तो वो हमारा क्या कहलाता है? विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो आपको समझ में आया, अर्थ के आधार पर वाक्य के चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम, ठीक है। तो ये चार आधार थे जिनके उस पे हम देख रहे थे। अब हम आ जाते हैं प्रयोग या व्याकरण प्राकार के आधार पर। अब व्याकरण के आधार पर हम देखने वाले हैं। समझ में आया? बहुत ध्यान से देखिएगा। व्याकरण जो हम पढ़ते हैं ना उसके आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। प्रयोग या व्याकरण प्राकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है आपका अविकारी। अविकारी शब्द वे क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, काल के हिसाब से बदलाव होता है। यानी कि सीधे सीधे समझ लीजिए, किसी कारण से किसी शब्द में बदलाव हो रहा है तो वो सीधे सीधे आपका विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। विकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। समझ में आया ना? तो क्या है यहाँ पर देखिए, लड़का पढ़ रहा है, अगर लिंग परिवर्तित कर दें हम तो लड़की पढ़ रही है। तो देखिए यहाँ मेन लड़के में तब्दीली हो रही है, ठीक है। हमने लिंग बदला तो लड़की हो गया, ठीक है। फिर उसे लड़का दौड़ रहा है, अगर इसमें हम वचन परिवर्तित कर दें तो क्या हो जाएगा? लड़के दौड़ रहे हैं। फिर अगर लड़के के लिए आम लाओ तो अगर हम कारक बदलेंगे तो यहाँ लड़के के लिए था, अब हम यहाँ पर अगर बहुत सारे लड़के थे, लिंग ऑलरेडी बदला हुआ है, लेकिन अगर हमने कारक बदल दिया तो क्या होगा? लड़कों के लिए आम लाओ, ठीक है। तो आपको समझ में आया, लड़के का लड़कों हो गया। तो इस वजह से कारक के साथ भी यहाँ पर चेंजेस होते हैं।
विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। अब विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हमें ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्लास 9 में आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट ईयर आपका एक टॉपिक आने वाला है पद परिचय, उसमें ये बहुत तेजी से, मतलब आपको ये मस्ट होगा याद करना, नहीं तो आप उस टॉपिक को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अभी जब हम आपको समझा रहे हैं तो अभी समझ लीजिए, क्लास 10th में जब ये वाला टॉपिक आएगा ना, तो ये अपने पूरे डिटेल रूप में आएगा, ठीक है, पूरी डिटेलिंग के साथ आएगा। तो ये विकारी अविकारी आपके पद परिचय में आने ही वाले हैं। तो अभी तक जो हमने शब्द के पढ़े वो नहीं, लेकिन व्याकरणीकरण परिचय, पद परिचय का मतलब क्या होता है, व्याकरणीकरण परिचय, उसमें ये चीज़ जरूर पूछी जाती है। तो इसको मतलब पूरा आप समझ लीजिए वो टॉपिक इसी पर आधारित है, विकारी और अविकारी पर। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें बदलाव होता है, ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। अब संज्ञा में देखिए क्या बदलाव होगा। संज्ञा शब्द जैसे हमने क्या बोला, जैसे हम बोलेंगे राम, ठीक है, राम, पटना, हाथ, लड़का, किताब, बचपन, ढेर आदि। तो ये सभी क्या है, संज्ञा। संज्ञा के हिसाब से आप संज्ञा में चेंजेस होते ही होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सर्वनाम आ जाइए। मैं का अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा। तू का हम बोलेंगे तुमको हो जाएगा, तुम्हारे हो जाएगा, होता है ना। तो इसमें लिंग की वजह से हो जाए। अगर हम क्या कहते हैं वचन के हिसाब से बदले तो तुम, मैं का हम हो जाएगा। अब उसी जगह हम यहाँ पर तू का अगर हम बदलें, लिंग पर क्या कहते हैं वचन बदलें, तो तुम्हें हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इनमें बदलाव होता है। वह, यह, इसे, उसे, जो, कौन, कोई, कब। विशेषण अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, नीला, पीला, भारी, मीठा, बुद्ध, ये सभी क्या होते हैं, आपके विशेषण के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर क्रिया, क्रिया भी हमेशा विकारी होती है। खेलना, खेलो, खेलेंगे, होता है कि नहीं, काल के हिसाब से परिवर्तन होता है। उसी तरह खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना, देना, खाना, पीना आदि, इन सभी में काल के कारण होता है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, जबकि क्रिया में काल, लिंग, वचन, इन सभी के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनमें बदलाव किसी भी कंडीशन में होएगा ही नहीं। आप लिंग बदल लो, काल बदल लो, कारक बदल लो, कुछ भी बदल लो, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार यानी परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ना, आप कुछ भी कर लो, किसी कंडीशन में इनके रूप बदलेंगे ही नहीं। आप इसमें लिंग बदल लो, काल बदल लो, वचन बदल लो, कुछ भी बदल लो, ये नहीं बदलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोले आज, में, और, आहा। अब बोले आज का, अब हम अगर हम इसमें वचन बोले मोहन आज पढ़ने जाएगा, ठीक है, तो आज है। अब आज पे ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे मोहन आज पढ़ने जाएगा, मोहन कल पढ़ने जाएगा, क्या कहते हैं सुनीता आज पढ़ने जाएगी, ये लड़के आज पढ़ने जाएंगे। अब क्रिया में आ जाओ, कल क्या कहते हैं आज पढ़ेंगे, आज पढ़ लिया है, आज पढ़ने वाले हैं। आज में किसी तरह का परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो शब्द किसी भी कंडीशन में अपने स्वरूप को नहीं बदलते, वे सभी कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब इनमें बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। हम जब वाक्य बनाते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख लो कि अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, सबसे पहले समझिए। क्रिया, जैसे हमने बताया ना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से क्रिया की विशेषता जो शब्द बदलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है ये हमारी क्रिया है, घोड़ा दौड़ रहा है ये हमारी क्रिया है। अब हम बोलते हैं घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है की विशेषता क्या है, तेज। तो तेज शब्द हमारा क्या हो गया, तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसी में देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण जो है वो हमारे कई तरीके के होते हैं। अब ये जब हम पद समझेंगे ना, तब ये क्रिया विशेषण हम पूरी तरीके से समझेंगे, जिसमें कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक सब कुछ आएगा। तो अभी तो हम क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ शब्द के रूप, क्योंकि जब पद
जब हम पद बनते हैं ना तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पद जब हम बनते हैं वो हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रूप और बदलते हैं। क्रिया विशेषण आते हैं आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहां, इधर, उधर, कैसे, क्यों। तो समझ लेना जिनमें तब्दीली नहीं हुई वो सीधे सीधे अविकारी या अव्यय शब्द हैं। फिर आते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक वो शब्द होते हैं जहां पर वाक्य होते हैं, वाक्य में दो संज्ञा शब्द होंगे या दो आपके सर्वनाम शब्द होंगे या एक संज्ञा एक सर्वनाम शब्द होंगे। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध जिन शब्दों से पता चलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक। जैसे हम बोलेंगे, आप सीधे बोलो मेरा घर विद्यालय के पास है, तो यहाँ पर के पास हमारा क्या हो गया, विद्यालय से हमारे घर का संबंध दिखा रहा है, तो के पास हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। ठीक है। में, से, पर, के, ऊपर के, से, आगे से पीछे की ओर, तो ये जहां पर एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द के साथ दिखलाया जाता है वे संबंध बोधक बोलते हैं। अब आ जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जहां पर कई सारे शब्दों को आपस में जोड़कर रखने की बात हो, दो वाक्यों को जोड़कर रखने की बात हो, जिन शब्दों से इनको हम जोड़ते हैं वे हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे राम, साम, मोहन और सुनीता, तो यहाँ पर इन सभी बच्चों को या इन नामों को एक साथ कलेक्ट करने के लिए आखिरी नाम से पहले हमने और लगाया, तो वो और हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। ठीक है। मैं वहां पर गई क्योंकि मुझे वहां काम था, तो इन दो शब्दों को, मैं वहां पर गई, मुझे वहां काम था, इन दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया, क्योंकि ने किया, तो क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है। जहां पर कई सारे शब्दों या कई वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम जिन शब्दों द्वारा संपन्न किया जाता है वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये होते हैं और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि। फिर आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि जहां पर हम अपने भावनाओं को कुछ उग्र रूप में थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, अरे वाह तुम आ गए। अब ये भी हम बोल सकते हैं तुम आ गए। अब हम बहुत खुश हैं तो हम क्या बोलेंगे, अरे वाह तुम आ गए। ठीक है। तो जहां पर हम अपनी भावनाओं को कुछ और अतिरिक्त रूप से व्यक्त करते हैं और उनके लिए कुछ अतिरिक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे इनका सबसे बड़ी पहचान होती है कि इन शब्दों के आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। आहा, हाँ, ओह, वाह, राम राम, या अल्लाह, या खुदा, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं जहां पर हम अपनी भावनाओं को कुछ अतिरिक्त वे में व्यक्त करते हैं। तो ये रहे हमारे सभी शब्द जिन्हें हमने आपको कराया। शब्दों के वर्गीकरण हमने यहाँ पर देखे, जहाँ पर आपके शब्द के वर्गीकरण थे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणीकरण के आधार पर। ठीक है ना, हमने तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा यानी कि जो सेकंड पार्ट आएगा शब्द और पद का, उसमें हम समझने वाले हैं पद क्या होते हैं। ठीक है। तो मिलेंगे अगली बार, लेकिन उससे पहले जल्द से जल्द आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन भी करना है, इसका लिंक नीचे दिया गया है। मिलते हैं अगली बार यानी कि नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।